बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कॉमनली सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? द मेम्ब्रेन दैट सराउंड the protoplasm is called plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद होता है, इस वजह से इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म क्या है? सबसे पहले ये भी आज समझ लें, द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल lying inside the plasma membrane or cell membrane is called protoplasm. अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करवा दूं तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है और उसके साथ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल है, इन दोनों को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ऐसा मेम्ब्रेन जो प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये तो था प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन पाया जाता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिंपली सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये तो थी साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ खुसूसियात इसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल होता है। इससे मुराद क्या होता है कि ये कुछ चीज़ों को अलाउड कर लेता है और कुछ को नहीं, तो इसकी वजह से ये सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल होता है। दूसरी ये होता है कि ये नॉन स्टैटिक होता है, क्योंकि एक मॉडल है जिसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इट इज़ नॉट इन स्टैटिक या स्टेशनरी फॉर्म, तो नॉन स्टैटिक इन नेचर होता है। और तीसरा ये होता है कि 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। अब इसके मॉडल से मुतालिक मुख्तलिफ मॉडल्स मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया ताकि वो सही तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करवा सकें। लेकिन उनमें जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मॉडल है उसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ाइक से मुराद क्या होता है? एक तो फ्लूइड, आप जानते हो कि फ्लूइड ऐसा लिक्विड होता है जो कि जिसमें फ्लो करने की सलाहियत होती है, तो फ्लूइड तो हो गया। मोज़ाइक जो होता है ये इसमें जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मोज़ाइक प्रोटीन्स की वजह से जो इसमें जगह जगह पे इसमें पेवस्त अटैच्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, तो इस वजह से इसको मोज़ाइक अपीयरेंस देते हैं। तो फ्लूइड मोज़ाइक का मतलब इसकी फ्लूइडिटी लिपिड्स की वजह से होती है और मोज़ाइक जो होता है वो प्रोटीन्स की वजह से होती है। तो ये जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हैं ये लिपिड्स के जो फ्लूइड सब्सटेंस है या फ्लूइड पार्ट है उसमें ये अटैच होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, इसलिए इसको मोज़ाइक कहते हैं, जो एक मोज़ाइक अपीयरेंस बना लेता है। तो इस वजह से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मॉडल वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो आज हम बात करेंगे इसी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के मुतालिक। अच्छा, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम पहले से बना दिया, आप देख लें। इस अगर हम देख लें तो ये जो लिपिड्स हैं इसके 2 लेयर्स पाए जाते हैं, लिपिड्स बाइलेयर इसको कहते हैं। तो
तो लिपिड्स बाइलेयर से मुराद, अगर मैं थोड़ा सा इधर देख ले, ये लिपिड्स हो गया, इसका जो पोलर हेड है ये आउटसाइड, और इसके जो टेल साइड होता है वो इनवर्ड होता है, और ये वाला जो पोलर साइड होता है ये भी इनवर्ड होता है। लेकिन अगर हम देख ले तो ये जो टेल है आपस में ये एक दूसरे के साथ पैरेलल, एंटी पैरेलल अरेंज होते हैं। तो ये इसका टेल दूसरे टेल के नॉन पोलर के साथ अटैच होता है। इस वजह से ये एक बाइलेयर अपीयरेंस बना लेता है, जिसको कहते हैं लिपिड्स बाइलेयर। अब देख ले, लिपिड्स के 2 लेयर, इससे ये मुराद होता है, तो लिपिड्स बाइलेयर होता है। अच्छा, अगर हम लिपिड्स की बात करें तो हमारे पास जो लिपिड्स पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो फास्फोलिपिड्स होता है। फास्फोलिपिड, अगर इधर देख ले, यहां पे फास्फोलिपिड का एक पोलर हेड होता है जिसमें नाइट्रोजन और कुछ और मटेरियल पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के जो 2 टेल होते हैं वो इसका नॉन पोलर हिस्सा बना लेते हैं। इस वजह से हमारे पास एक फास्फोलिपिड्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक इसका पोलर हेड और एक इसका नॉन पोलर टेल होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास यही फास्फोलिपिड्स 2 लेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, और इसमें जगह जगह पे प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल थे वो मोज़ेक अपीयरेंस बना लेते हैं। ये तो हो गई इसकी लिपिड्स बाइलेयर की बात। फिर अगर हम बात कर लें कि लिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो कितने तरह का है, तो एक तो जिस तरह बता दिया, एक होता है फास्फोलिपिड्स, ये एक तरह का मॉलिक्यूल लिपिड्स की शक्ल में पाया जाता है, और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड्स की शक्ल में, जो कि एक तरह का कंजुगेट मॉलिक्यूल है। जैसा ये देख लें, अगर आप देख लें लिपिड्स के बाहरी तरफ जो पोलर हेड है इसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, तो दोनों मिलके बना लेते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ लिपिड्स मिलके हमारे लिए बना लेते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स और लिपिड्स जाहिर सी बात है 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं, तो फंक्शन के लिहाज से भी ये 2 तरह का रोल प्ले कर लेते हैं। जैसा कि अगर हम मैं सिर्फ फास्फोलिपिड्स की बात करूं तो फास्फोलिपिड्स बीइंग नॉन पोलर होता है, इस वजह से इसके थ्रू जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो इन आउट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड्स के थ्रू, और जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फिर सिर्फ ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू इसके साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड जो होता है ये एक तरीके से हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक मार्कर के तौर पे या रिसेप्टर के तौर पे काम कर लेते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर होंगे वो ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू रिसीव हो जाते हैं। अगर वो इस सेल का हिस्सा हो या वो इस सेल के अंदर दाखिल होने की ज़रूरत रखती हो तो उनको यही ग्लाइकोलिपिड्स रिसीव। तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था प्रोटीन्स हमारे पास भी एक मेजर कंपोनेंट होता है। अगर हम देख लें कंपोजिशन के लिहाज से तो प्रोटीन हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे एबंडेंट पार्ट है। 60 to 70% हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन जो है इसके फिर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स हैं, जैसा कि कुछ प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ बाहर की तरफ होते हैं, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक होता है हमारे पास ऐसे प्रोटीन जो कि आर पार, अगर आप देख ले यहां से शुरू होके सेल मेम्ब्रेन के आर पार, लिपिड्स बाइलेयर के आर पार वो मूवमेंट मतलब मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन उसको कहते हैं। और एक और प्रोटीन है जिसको अगर आप इधर देख लें, इसको कहते हैं परमिएजेस और चैनल्स प्रोटीन्स। तो ये एक और तरह का परमिएज हो गया और इसको चैनल्स प्रोटीन्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो इंट्रिंसिक को इंटीग्रल प्रोटीन भी
कहा जा सकता है और कहा जाता है। तो ये तो हो गया। और फिर इसके बाद परमेज जो कि एक तरह का एंजाइम्स प्रोटीन है। एक और प्रोटीन जो हमारे पास पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं यहां पर अगर आप देख ले ग्लाइको प्रोटीन्स। फिर एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। नाम जाहिर हो रहा है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हो गया, तो इसका मतलब ये भी एक तरह का कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलिपिड्स की तरह। इसके साथ साथ हमारे पास और प्रोटीन भी पाए जाते हैं जिसमें पोरीन प्रोटीन होते हैं, और यही पोरीन प्रोटीन फोर्स बेयरिंग प्रोटीन होते हैं। यही पोरीन प्रोटीन हमारे पास अगर वाटर के लिए हैं तो एक्वा पोरीन होंगे, और इस तरीके से और मॉलिक्यूल के लिए आयनो प्रोटीन वगैरह पोरीन वगैरह होते हैं। तो एक्वा पोरीन सबसे कॉमन जो पोरीन प्रोटीन है जिसमें वाटर और आयंस जो हैं वो इन आउट होते रहते हैं। तो ये और भी प्रोटीन है कई हैं, लेकिन आपके लेवल पे यहाँ पे हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक। एज द नेम इंडिकेट, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट लाइज आउटसाइड ऑफ द लिपिड्स बाइलेयर। और यही एक्सट्रिंसिक, अब कहेंगे कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का रोल क्या होता है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जो कि पोलर होंगे उनको रिसीव करके और फिर उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको एक्सेप्ट या रिसीव करके ले जाते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन पर हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा। यही इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्वापोरिन भी होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, और इसके थ्रू भी हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देख लें, ये हमारे पास चैनल्स और पंप्स के तरह प्रोटीन्स होते हैं। ये जो फर्मियज हैं ये चैनल भी हो सकते हैं, कुछ हमारे पास इसके साथ साथ पंप्स के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि पोटाशियम पंप्स और सोडियम पंप्स, ये प्लाज्मा, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। तो सोडियम पंप्स हो गया और उसके साथ साथ पोटाशियम पंप्स। ये पंप्स और चैनल्स में मेन फर्क क्या होता है। चैनल जो होते हैं, चैनल्स ये हमारे पास डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो चैनल्स के थ्रू हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आयंस वो एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू जब कोई चीज़ मूव कर लेते हैं उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये जो डिफ्यूजन होगा ये दो तरह का होगा, यानी एक तो सिंपल डिफ्यूजन होगा, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो यही चैनल्स प्रोटीन्स होते हैं, इसके थ्रू हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। फिर इसके साथ अगर हम बात करें पंप्स की, कुछ सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास पंप्स के जो प्रोटीन होते हैं, जैसे कि बता दिया पोटाशियम पंप्स के प्रोटीन्स, सोडियम पंप्स के प्रोटीन्स, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात हमारे पास सोडियम ऑलरेडी न्यूक्लियर में, जो हमारे पास न्यूरोलीमा है यानी जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, उसमें हमारे पास ऑलरेडी सोडियम आउटसाइड ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरत के तहत इसी लोअर कंसंट्रेशन से सोडियम को बाहर निकालना बाज़-औक़ात पड़ता है। तो उस दौरान हमारे पास जो सोडियम पंप्स होंगे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम को बाहर निकाले थे। इस तरीके से बाज़-औक़ात पोटाशियम ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा होगा न्यूरोलीमा में, लेकिन ज़रूरत होती है न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को, तो वहाँ पे पोटाशियम पंप्स अगेन इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो परमियाजेस और पंप्स प्रोटीन्स हमारे पास एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में के लिए ज़रूरी होना चाहिए। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास इधर देख ले, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का प्रोटीन्स होता है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है स्टूडेंट्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास
एक रोल अदा कर लेता है रिसेप्टर के। अब आप यहाँ स्टूडेंट्स के सर ग्लाइकोलिपिड्स भी एक रोल प्ले कर रहा है रिसेप्टर का, और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी। तो स्टूडेंट्स जानते हो कुछ चीज़ें होती हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो उनके लिए फिर ग्लाइकोलिपिड्स एज रिसेप्टर काम कर लेता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को, वो हार्मोन भी हो सकते हैं और भी चीज़ें, तो उनको लेने के लिए फिर ग्लाइकोलिपिड्स नहीं ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं। तो दोनों अलग अलग रिसेप्टर, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए एक रिसेप्टर के रोल प्ले करते हैं, दोनों एक ही तरह के मॉलिक्यूल के लिए रिसेप्टर नहीं होते। कुछ मॉलिक्यूल्स लिपिड सॉल्युबल, तो वो ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रिसीव करेगा आउटसाइड पे, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं, तो उनको फिर रिसीव करना किसका काम है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन उनको लेकर फिर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको अंदर दाखिल कर सकते हैं। ये इसके अलावा अगर हम देख ले स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक नॉन लिविंग के कंपोनेंट में आ जाता है हमारे पास सेल का, तो ये खुद से मूवमेंट नहीं करता। इसको जो मूवमेंट देनी पड़ती है वो यहाँ पे इसके इंटीरियर साइड पे साइटोप्लाज्म की तरफ साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं, जो उसको फेगोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस, जो कि इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे, वो यही साइटोस्केलेटन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो साइटोस्केलेटन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूवमेंट का जिम्मेदार होता है। फिर ओवरऑल हम अगर फंक्शन की बात कर लें, तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। स्टूडेंट्स, रोल इन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले कर लेता है वो सेलेक्टिव एंड सेमी परमिएबल होता है। इसी के थ्रू कुछ चीज़ें जो सेल को चाहिए वो सेलेक्ट होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये तो हो गया सेलेक्टिव एंड सेमी परमिएबल, रिसीव कर लेता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, इसमें HRS हार्मोन रिसेप्टर साइट्स होते हैं, और जिस तरह स्टूडेंट्स बता दिया ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जिसमें हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर साइट्स होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही हार्मोन रिसीव किया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं टारगेट, तो टारगेट जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है, जिसके थ्रू वो रिसीव करके फिर सेल के अंदर पेनिट्रेट करके अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल को एक बाउंड्री देते हैं। चौथा जो काम है वो इसके साथ साथ एक तरह का बैरियर है और इम्यूनिटी दे सकता है। इसका बैरियर यानी कुछ चीजें होती है जो सेल को हार्मफुल, सेल के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो वो उनको यहाँ पे उनको अंदर दाखिल होने से रोक लेती है। तो इम्यूनिटी भी एक दे देता है, डू नॉट अलाउ दी अनवांटेड मॉलिक्यूल्स, उसको अलाउड नहीं कर लेता। तो एक तरह से सेल को इम्यूनिटी भी दे देता है। इसके साथ साथ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एक सेल को दूसरे के साथ कंबाइन करके, इट कंबाइन द टू adjacent cells to form tissues। तो एक तरह का टिश्यूज के फॉर्मेशन में भी एक रोल प्ले कर लेता है। तो ये कुछ बड़े, इसके साथ साथ अगर आप इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से देख ले तो फिर हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक लिपिड का रोल, अपना रोल है, प्रोटीन का अपना रोल होता है, और उसके साथ साथ यही सेल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो फेगोसाइटोसिस यानी ईटिंग ऑफ सेल और फेनोसाइटोसिस ड्रिंकिंग ऑफ सेल, यही सारे इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पॉसिबल होता है। फिर फेगोसाइटोसिस, फेनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक था
और उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के एक ब्रीफ सा टॉपिक। अगले लेक्चर में हम स्टूडेंट्स बात करेंगे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स की। टिल देन अल्लाह हाफिज़।